नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना श्रीवास्तव। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून स्थित सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में एक बेहद भावुक नोट के साथ शुरू की गई। बैठक के दौरान राज्य सरकार ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी और प्रसिद्ध निशानेबाज पद्मश्री जसपाल राणा के निधन पर गहरा दुख और संवेदना व्यक्त की। मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक की शुरुआत में 2 मिनट का मौन रखा और दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री धामी ने अपने शोक संदेश में कहा कि मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का सुशासन और प्रदेश के विकास में दिया गया योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। तो वहीं पद्मश्री जसपाल राणा को श्रद्धांजलि देते हुए सीएम ने कहा कि खेल के मैदान में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों ने देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है। दोनों महान हस्तियों का जाना उत्तराखंड के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। बैठक का आरंभ बेहद भावपूर्ण रहा, जहां मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों ने पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल वीसी खंडूरी और प्रसिद्ध निशानेबाज पद्मश्री जसपाल राणा के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उनके योगदान को सदैव स्मरणीय बताया। बैठक में जनहित और विकास के जुड़े कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इनमें सबसे बड़ा फैसला उत्तराखंड का पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करना रहा। 98% से अधिक साक्षरता दर के साथ नई शिक्षा नीति के तहत राज्य ने ये उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही संस्कृत शिक्षा संबोधन नियमावली 2026 को भी मंजूरी दी गई, जिससे विद्यालयों को मान्यता और पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण होगा। आर्थिक सुधारों के तहत आबकारी नीति में संशोधन पर दोहरी टैक्स की समस्या को समाप्त कर दिया गया है। साथ ही सड़क निर्माण में प्रयोग होने वाले बूटी मनस की बढ़ती दरों पर भी लगाम लगाने के लिए सख्त प्रावधान किए गए। पर्यटन और साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन कार रैली को भी हरी झंडी दिखाई गई। तो वहीं 50 अंतर्राष्ट्रीय गाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में संगत हर्बल निर्यात को नई दिशा देने के लिए सेलाकुई केंद्र को मजबूती दी गई। इन फैसलों से प्रदेश के चहुमुखी विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। 21 जून को आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां पूरे उत्तराखंड में जोरों शोरों के साथ शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योगाभ्यास किया और फिटनेस का संदेश भी दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ, संतुलित और तनाव मुक्त जीवन पर एक सशक्त आधार है। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के विजन की सराहना करते हुए कहा कि आज उन्हीं के प्रयासों से योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान मिली है। सीएम धामी ने प्रदेश के सभी नगरों से 21 जून को आयोजित होने वाले योग दिवस कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान भी किया। देहरादून में आज उत्तराखंड सचिवालय संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस गर्मामयी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, नई टीम का हौसला बढ़ाया। साथ ही समारोह के दौरान अध्यक्ष दीपक जोशी और महासचिव राजेंद्र रतूड़ी समेत कुल 11 पदाधिकारियों ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ भी ली। मुख्यमंत्री धामी ने नई कार्यकारिणी को बधाई देते हुए सचिवालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सचिवालय शासन और आम जनता के बीच एक बेहद सेतु है, इसलिए प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जन कल्याण के कार्यों को बिना किसी देरी के साथ पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने पदाधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि वे आपसी समन्वय के साथ काम करें ताकि राज्य का कोई भी महत्वपूर्ण कार्य लंबित न हो। आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ पदाधिकारियों का। सचिवालय जो है हमारा शासन और जनता के बीच का बहुत मजबूत सेतु है। यहाँ पर सारी नीतियाँ बनती हैं, उनका क्रियान्वयन के लिए भी एक पूरा कार्यक्रम बनता है
इसलिए एक कार्यकारिणी बनी है और निश्चित रूप से कार्यकारिणी को बनाने का काम सचिवालय परिवार का है। मैं सारे सचिवालय परिवार को नई कार्यकारिणी बहुत बधाई देता हूँ कि हम लोग नई कार्यसूची और नया कार्य विभाग राज्य हमारा हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे और समय समय पर जो भी बातें होंगी आपस में कम्युनिकेशन बनाते हुए राज्य की उन्नति कैसे हो, राज्य की जो चुनौतियां हैं उसके समाधान के लिए इस प्रकार से कदम उठाएं तो मिलजुल कर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किए जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ी हुई है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। बीजेपी के मुताबिक मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख लगातार मजबूत हो रही है और देश का मान सम्मान विश्व स्तर पर बढ़ा हुआ है। सरकारें पहले भी काम करती थी और देश में पहले के प्रधानमंत्रियों की भी अपनी एक छवि थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ प्रत्येक भारतीय के सर का मुकुट भी हैं और अभिमान भी हैं। जनता खुद कहती है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे अभिमान है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व पटल पर भारत के नेतृत्व की जो छवि निकल कर आई है, भारत का स्वाभिमान जिस तरह से बढ़ा है और भारतीयों का सम्मान विश्व में बढ़ा है, तो उसके दृष्टिगत ये सभी देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान कर रहे हैं। ये प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का विषय है और हम उन सभी राष्ट्रों का, राष्ट्राध्यक्षों का, उस राष्ट्र की जनता का भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे उत्तराखंड में आगामी चुनावों के मद्देनजर सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव के बाद से कुमारी शैलजा का प्रदेश में दर्शन दुर्लभ रहा, लेकिन अब जैसे ही चुनाव नजदीक आए हैं उनकी सक्रियता लगातार बढ़ गई है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं की तुलना बरसाती मेढकों से करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ चुनावी मौसम में ही जनता के बीच नजर आती है। दीप्ति रावत ने दावा किया कि बीजेपी जनता की सेवा पूरे 5 साल करती है, इसलिए उन्हें चुनाव के समय अलग से सक्रिय होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस बयान के बाद अब सियासी बयानबाजी लगातार तेज हो गई है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि पिछले 5 साल में अगर हम देखें, 5 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं अगली सरकार आने में, लेकिन 2022 का जब चुनाव हुआ उसके बाद से अब आप देख रहे हैं पिछले 3 महीने या 6 महीने से कुमारी शैलजा जी आपको यहाँ दिख रही हैं लगातार। लेकिन क्या उससे पहले जो 4 साल बीते, जो 22 में हमारे चुनाव हुए शुरू में हो गए थे, आप समझिए पूरा 22 है, 23 है, 24 है और 25 का भी कई महीनों को आपने उसमें देखा कि कुमारी शैलजा जी का प्रवास यहाँ हुआ। वो सिर्फ जिस प्रकार से हम कहते हैं कि बरसात में मेंढक निकलते हैं, उसी प्रकार कांग्रेस जब चुनाव आता है तो आपको देखने को मिलते हैं, अदरवाइज आपको वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये आखिरी साल है तो जरूर दिखेंगे। हम तो पूरे साल भर रहते हैं, हम तो पूरे 5 साल लोगों के बीच में रहते हैं, तो हमें सिर्फ आखिरी साल की जरूरत नहीं है लोगों के बीच में जाने की। कोटद्वार में आज बीजेपी नेता हेमंत द्विवेदी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश के विकास और पर्यटन पर अपनी राय रखी। हेमंत द्विवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि उत्तराखंड के प्रति हमेशा से ही विशेष लगाव रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के दूरदर्शी प्रयासों के चलते ही आज उत्तराखंड ने देश दुनिया में अपनी एक अलग और सशक्त पहचान बनाई है। बीजेपी नेता ने चारधाम यात्रा का भी विशेष जिक्र करते हुए कहा कि धार्मिक और पर्यटन स्थलों के प्रति लोगों की आस्था में भूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसका सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। तो वहीं बड़ी संख्या में आ रहे पर्यटकों के कारण स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार के नए रास्ते खुले हैं।
जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति लोगों की एक बड़ी आस्था और पूरा विश्वास है। और आपने देखा कि बंगाल हमने किस प्रकार से बंगाल में विजय फतह की, और लोकतंत्र में जो जनता और जनार्दन ने जो मोदी जी के काम पर विश्वास जताया है, उसी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर भी हमारा उत्तराखंड, तो हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस छोटे से राज्य में हमारे प्रधानमंत्री जी का इस राज्य के प्रति एक विशेष लगाव है। और चाहे देवभूमि के नाम से आप देखिए कि हमारे जो चारों धाम है, यहाँ पर जो आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन, सभी पर्यटन से जुड़ा हुआ ये राज्य है। यहाँ पर जिस प्रकार लाल कुआं में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले चल रहे विशेष गहन परीक्षण अभियान की समीक्षा के लिए तहसील सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिलाधिकारी मोनिका आर्य ने सुपरवाइजरों, सेक्टर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ अभियान की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान फॉर्म वितरण, दस्तावेज सत्यापन और डिजिटाइजेशन कार्य को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। इस मौके पर एसडीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी जानकारियों को डिजिटल रूप से अपडेट करने का कार्य तेजी के साथ जारी है और अभियान को तय समय सीमा में पूरा करने का भी प्रयास लगातार किया जा रहा है। जो हमारा एसआईआर का कार्यक्रम है, 1 माह का पूरा कार्यक्रम है ये हाउस टू हाउस विजिट का। ये प्रारंभ हुआ है 8 जून से और इसमें बीएलओ द्वारा 7 जून तक घर घर जाकर के गणना प्रपत्र इन्यूमरेशन फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और अब हमारा लगभग लाल कुआं विधानसभा का डिस्ट्रीब्यूशन की समाप्ति की तरफ है। अब हम जो है इसमें फॉर्म को मतदाता के द्वारा भर करके डिजिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। तो आज जो हमारी मीटिंग थी इसमें हमने सुपरवाइजर्स को बुलाया हुआ था। इसके अतिरिक्त हमारे सेक्टर जो हमने ऑफिसर्स लगाए हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया था और हमारे राजनीतिक पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं, चूँकि हमारे BLA 1 होते हैं और BLA 2 प्रत्येक बूथ पे होते हैं, तो BLA 1 भी यहाँ उपस्थित थे और काफ़ी सारे बूथों के BLA 2 थे। तो इनको भी बता दिया गया है कि जब क्षेत्र में BLO जाएं तो उनका सहयोग करें और BLA 2 वहाँ पे गणना प्रपत्रों को भराने में, उनको वापसी में भी अपना सहयोग प्रदान करें। और जो ASD लिस्ट, एक इसमें ये मुख्य उद्देश्य है कि जब घर घर विजिट होगी, गणना प्रपत्र भरेंगे, उसके बाद जो लोग वहाँ से अनुपस्थित हैं या मृत हो गए हैं उनकी ASD सूची बनेगी। तो उसमें हम चाहेंगे कि संयुक्त हस्ताक्षर हो जाए BLO और BLA 2 को। तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराई गई थी और मीटिंग में सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि समयबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम। देहरादून में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 19 जून को आयोजित होने जा रहे रन फॉर योग कार्यक्रम की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। इस कार्यक्रम का प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये दौड़ पुलिस लाइन रेसकोर्स से शुरू होकर त्यागी रोड के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः पुलिस लाइन मैदान में संपन्न होगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य योग के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के शामिल होने की भी संभावना है। तो वहीं 21 जून को परेड ग्राउंड स्थित बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता जोरों शोरों के साथ की जा रही है। इसमें जैसे कि आपको पता ही है कि 21 को हमारा विश्व योगा दिवस बनाया जा रहा है। तो उसमें जनपद स्तर में एक वृहद कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, जो हमारा मल्टीपर्पज हॉल है परेड ग्राउंड में, वहाँ पे ये हो रहा है। इसमें हमने सभी सामान्य जनता को भी इनवाइट करा है और हमारे इसमें प्रभारी मंत्री और जो लोकल विधायक हैं सभी को हमने इन्वाइट करा है इसे वृहद कार्यक्रम बनाने के लिए। इसके अलावा 19 तारीख को रन फॉर यूनिटी भी हम एक इसमें कर रहे हैं, जो हमारा क्या कहते हैं पुलिस लाइन से शुरू होके वापस घूम के पुलिस लाइन में आएगी। तो वो भी हम एक प्रचार प्रसार के तौर पर इसको किया जाएगा और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहेगा। इसमें हमारा यही मैसेज रहेगा कि योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन और योगा अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी हेल्थ, वेल्थ और फिट इंडिया के आइडिया को आप आगे कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ हम सबसे अनुरोध करते हैं कि इसमें बढ़ चढ़कर जरूर पार्टिसिपेट करें और इट इज ओपन फॉर एवरीवन और सब आ सकते हैं और बहुत अच्छा हमारा उसमें व्यवस्था है। थैंक यू। ब्रेक के बाद आप लोगों का फिर से स्वागत। खबरों में आगे बढ़ेंगे।
हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में बीजेपी किसान मोर्चा के जिला मंत्री शिव चौहान ने फेरूपुर गांव का दौरा किया और स्थानीय ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। इस बैठक के दौरान शिव चौहान ने क्षेत्र की समस्याओं को गंभीरता के साथ सुना और उनके समाधान का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार देना है ताकि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। शिवा चौहान ने भरोसा दिलाया कि ग्रामीणों की हर समस्या को शासन और प्रशासन के मंच पर मजबूती के साथ उठाया जाएगा। इस दौरान भारी संख्या में स्थानीय किसान और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो इसमें जैसे कि आपको पता ही है कि 21 को हमारा विश्व योगा दिवस बनाया जा रहा है, तो उसमें जनपद स्तर में एक वृहद कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, जो हमारा मल्टीपर्पस हॉल है परेड ग्राउंड में, वहाँ पे ये हो रहा है। इसमें हमने सभी सम्मानित जनता को भी इनवाइट करा है और हमारे इसमें प्रभारी मंत्री और जो लोकल विधायक हैं सभी को हमने इनवाइट करा है इसे वृहद कार्यक्रम बनाने के लिए। इसके अलावा 19 तारीख को रन फॉर यूनिटी भी तरह से लगातार समर्थन लोगों का मिल रहा है, बैठकें कर रहे हैं, किस तरह का रुझान देखते हैं अंदर लोगों में? डेली हम लोग बैठकें कर रहे हैं, डेली गांव-गांव जा रहे हैं, रुझान बहुत बढ़िया है। पब्लिक बाहर का कैंडिडेट नहीं चाहती, लोकल कैंडिडेट चाहती है और लोकल में आप देख रहे हो समर्थन पूरा हमारे साथ है। तो पार्टी के अंदर बात करेंगे तो पार्टी के अंदर किस तरह की? पार्टी के अंदर अभी मैं खुद अरुण जी से मिला था, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आए थे, तो मैंने उनके से भी अपनी बातचीत रखी, अनिल गोयल जी से भी रखी, तो आश्वासन मिला है कि आप लोग तैयारी करें, टिकट की दावेदारी करें, मेहनत करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। फेरूपुर पहुंचे आज यहाँ पर जी, किस तरह का उत्साह है? आपके साथ बातचीत हुई है? ये मेरा पैतृक कुछ समस्याएं भी है, ग्रामीणों की राशन कार्ड की समस्या है। मैं कई गांव में घुमा हूं, किसी का भी राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। लोगों ने बताया कि हमारे पास सरकारी हैंडपंप नहीं है। इसको मैंने बोला उनको इस महीने अगले महीने तक राशन कार्ड का कैंप इस गाँव में लगवाया जाए और 7 से 8 दिन में यहाँ भी मैं बोल रहा हूँ कि पानी की समस्या का दूर करने के। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। देहरादून में आयोजित 24वीं उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की बोर्ड बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 514 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया। इस बैठक में पर्यटन विकास, साहसिक खेलों को बढ़ावा देने और निवेश प्रोत्साहन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए कहा कि विभाग में रिक्त पदों को आउटसोर्स और संविदा के माध्यम से भरा जाएगा ताकि कामकाज में तेजी आ सके। तो वहीं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए त्रिगुणडीय कैची धाम और कर्द के स्वामी मंदिर के लिए समेकित डेस्टिनेशन प्लान भी मंथन किया गया। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए होम स्टे, ट्रैकिंग, राफ्टिंग और स्काइंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों हेतु वर्ष 2026-27 के लिए 514 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। आज जो हमारी 24वीं बोर्ड बैठक हुई है, पर्यटन विकास, मानव संसाधन शुद्धिकरण, साहसिक पर्यटन, कौशल विकास, निवेश प्रोत्साहन तथा वित्तीय प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार एवं अनुमोदन किया गया। बैठक में पूर्व बोर्ड निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए कार्मिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने, रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को गति देने तथा आवश्यकता अनुसार संविदा एवं आउटसोर्स व्यवस्था के माध्यम से कार्य संचालन सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई है। परिषद मुख्यालय पर एवं जिला स्तर पर कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए IT, लेखा, कार्यक्रम प्रबंधन तथा डाटा प्रबंधन से संबंधित मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव रखे गए हैं। पर्यटन नीति 2023 में आवश्यक संशोधनों, निवेश आधारित प्रोत्साहन व्यवस्था तथा पर्यटन अवसंरचना विकास से जुड़े विषयों पर भी विचार किया गया। बैठक में त्रिजुगी नारायण, कार्तिकेय स्वामी एवं कैची धाम जैसे प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों के लिए समेकित डेस्टिनेशन प्लान तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया। तो इसमें बहुत से हमारे पास प्रस्ताव आए हैं और इस पर हम विचार कर रहे हैं। राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में वनाग्नि जंगल की आग का मुद्दा एक बार फिर से चर्चाओं में है। इस साल राज्य में अब तक 575 से अधिक आग की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे करीब 482 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। जहां एक तरफ विपक्ष
सरकार की तैयारियों और दावों पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे लेकर अपना पक्ष रखा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि पिछले सालों की तुलना में इस बार की स्थिति काफी बेहतर है। उनके इसके पीछे समय समय पर हुई बारिश और वन विभाग की तत्परता को मुख्य कारण बताया। जपेंद्र सिंह ने जोर देते हुए कहा कि सरकार और वन विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किसी भी क्षेत्र में आग की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वनाग्नि की घटनाएं पहले से बहुत कम हुई हैं और जलवायु परिवर्तन के साथ उत्तराखंड में इस बार ये एक अच्छी खबर रही कि बारिश का समय समय पर आते जाना, समय से पहले आना और वन कर्मियों का और शासन प्रशासन का अपनी तैयारियों को समय से पहले ही पूरा कर लिया गया। तो इस बार वनाग्नि में नुकसान ना के बराबर है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी तैयारियों को पहले से ही जारी रखा जाएगा और इस तरह से इस पर काबू पाने की दृष्टि से पूर्व में ही उसके। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर व्यस्त व्यापारी केंद्र पलटन बाजार से आ रही है, जहां एक दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी के साथ फैली कि दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान देखते ही देखते जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और बड़ी तत्परता दिखाते हुए इसे आसपास की दुकानों तक फैलने से रोक लिया। इसमें एक बड़ा हादसा होने से टल गया। फिलहाल प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट को ही मुख्य आग लगने की वजह माना जा रहा है। हालांकि पुलिस और फायर विभाग बारीकी से जांच पड़ताल में जुटे हैं। सुबह सुबह पलटन बाजार में किसी दुकान में आग लगने से क्या कुछ पूरा रहा है, घटना क्या है? ये करीबन 10 बजे इन्फॉर्मेशन फ्लैश हुई कि पलटन बाजार में 2 दुकानें हैं जिनमें आग लग गई है। वहाँ जाके हम जब मौके पर पहुँचे तो हमने देखा कि गांधी सन्स और ननकानी गारमेंट्स जो 2 दुकानें हैं इनमें आग लगी हुई थी, जो कि दोनों ही सुरनीमल मार्केट में हैं। और आग को रोकने के लिए फायर की टीम, पुलिस की टीम वहाँ पे मौजूद थी। लगातार फायर सर्विसेज वालों ने इसमें पानी बरसा के फायर को रोका और आग को पूरी तरह नियंत्रण में ले लिया गया। कितना नुकसान सर हुआ है? ये नुकसान बताना तो इस समय मुश्किल है, लेकिन जान माल की कोई इसमें हानि। देहरादून में मानसून दस्तक देने वाला है और इससे पहले शहर की लाइफलाइन मानी जाने वाली रिस्पना नदी को साफ और पुनर्जीवित करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। नगर निगम और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से एक बड़े सफाई अभियान का आगाज कर दिया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नदी में जमा सिल्ट और कूड़ा करकट को हटाना, ताकि मानसून के दौरान जलभराव की स्थिति न बने। इस सफाई अभियान के लिए 12 जेसीबी और 15 डंपरों को काम पर लगाया गया है, जो करीब 15 किलोमीटर के दायरे में नदी को साफ करने का काम कर रहे हैं। प्रशासन ने योजना बनाई है कि सफाई के बाद आने वाले हरेला पर्व पर नदी के दोनों किनारों पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण भी किया जाएगा, ताकि पर्यावरण को भी संवारा जा सके। देखिए, बरसात आने वाली है मानसून के आने से पहले, और जो अपनी नदियां हैं इसमें जितने भी कूड़ा करकट है, यहाँ पे जितने भी सिल्ट है, इसको निकालने का काम अपना नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है, ताकि जो जल है वो निर्बाध रूप से बह सके, जलभराव की स्थिति ना हो, लोगों के घरों में पानी न जाए, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। इसके संबंध में मैं अभी नगर निगम का बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने आज 12 जेसीबीज और लगभग 10-15 डंपर्स हमारे काम कर रहे हैं। तो मेरी और जो हमारे आयुक्त महोदय हैं उनके साथ में एक डिस्कशन हुआ था और हम लोगों ने प्लान किया था कि कंबाइंड एफर्ट कन्वर्जेंस के थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और नगर पालिका या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेशन का एक कंबाइंड एफर्ट रहेगा। और इसमें जो नमामि गंगे की हमारी जो जिला गंगा स्वच्छता समिति होती है, उसमें भी इन सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा कि कौन से एरिया में गार्बेज की डंपिंग हो रही है या उन्हें कैसे ट्रीट किया जाना है, या कई सारे जो हमारे बिना ट्रीट किए हुए नाले इसमें जो गिरेंगे या ड्रेन्स आ रहे हैं उन्हें भी कैसे ट्रीट किया जाना है। प्लस साथ ही इस रिवर के रिजुविनेशन को लेके हम लोग एम्बिशियस तरीके से ट्राई करेंगे कि इसे वापस से जो एक पूर्व में भी इस तरीके का जो अभियान किया गया था तो उसे बेटर तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ग्राउंड पे, और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव किया जा सकता है। तो विल वर्क ऑन दीज लाइंस और मुझे लगता है कि हम बेटर तरीके से रिजल्ट्स दे पाएंगे। और रिस्पना को ऋषि पलना के रूप में परिवर्तित करने के लिए कई अभियान चले।
अभी काफ़ी गंदगी है। हम लोग मानसून से पहले इसकी सफाई का बृहद अभियान चला रहे हैं। ये पूरे 15 किलोमीटर में चलेगा। और इसके अलावा हम बारिश में जो हरेला पर्व होता है, इसमें इसके प्लांटेशन का किस तरह के पौधे जो है हम लोग लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। अभी जैसे जो हमारे वनरेबल पॉइंट है जहाँ से लोग कूड़ा डालते हैं, वहाँ पे जालियाँ लगाने का, और इसको हम लोग गंगा संरक्षण समिट में लेके कोशिश करेंगे कि रिस्पना को ऋषिपर्णा के रूप में जो परिवर्तन है उसको हम लोग पूरा करें। प्रयास उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की गौला और नंधौर नदियों में इस सत्र का खनन कार्य निर्धारित लक्ष्य पूरा होने के बाद समाप्त कर दिया गया है। वन विभाग के मुताबिक लक्ष्य हासिल होते ही दोनों नदियों में खनन बंद कर दिया गया है, जिससे राज्य को करीब 227 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसमें गौला नदी से 203 करोड़ रुपए और नंधौर नदी से 24 करोड़ रुपए का राजस्व शामिल है। अब सभी तौल कांटे और निकासी गेट बंद कर दिए गए हैं, जबकि मानसून को देखते हुए अवैध खनन रोकने के लिए निगरानी और गश्त बढ़ा दी गई है। गौला नदी में इस साल 51 लाख घनमीटर का टारगेट दिया गया था। जो टारगेट है कल पूर्ण हो चुका है। उसके बाद से गौला नदी बंद कर दी गई है। इस बार जो टिपिकली हमारी नदी 31 मई को बंद होती थी, इस बार भारत सरकार द्वारा छूट दी गई थी। इस कारण से नदी अब तक चलाई गई और नदी बंद होते ही क्षेत्र में अवैध खनन ना हो, इसलिए जो भी रास्ते हैं जो नदी की ओर जाते थे उन सभी को काट के बंद कराया जा रहा है। उसके आसपास जितनी भी लेबर है जो रहती है नदी के आसपास, उन सभी को वहां से हटने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कोई भी व्यक्ति वहां पर जंगल के आसपास ना रहे, जिससे भविष्य में अतिक्रमण की संभावनाएं ना हो। और इसके साथ ही लोगों को आगाह किया जा रहा है कि आप नदी। आज की बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।